अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट नंबर 1 मैथ स्टार्ट इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप को देखता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसकी डेफिनेशन जो सी ऑप्शन है वो है द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। सेकंड है द इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज 0.81, यानी कि ये आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 0.81, द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि आर अब आपने मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आर स्क्वायर से आर मालूम करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन से कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट मालूम करने के लिए 0.81 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जो स्क्वायर रूट लेंगे वो प्लस माइनस 0.9 और प्लस 0.9 और माइनस 0.9 आएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 है इन रिग्रेशन एनालिसिस एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 200, रेसिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 300, देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम व्हाइट बोर्ड का सहारा लेंगे। वो कहता है कि आपके पास जो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर है वो कितना है, 200 है, और रेसिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर कितना है, 300 है। इन दोनों को जमा कर लें तो क्या बन जाता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। आर स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर बटा टोटल सम ऑफ स्क्वायर। एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर कितना है, 200, टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना है, 500। तो ये क्या जवाब आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 4 है इफ कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज इक्वल टू 1, यानी कि आर स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा। जाहिर सी बात है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमने आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना होता है। तो आर स्क्वायर का 1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या रहेगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये मैंने गलती से ए लगा दिया है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 100% इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके अंदर कोई एरर नहीं है। जब एरर नहीं है तो रेजिड्यूल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जो हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर है वो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉर्मली आर स्क्वायर वैल्यू इज डैश देन एडजस्टेड आर स्क्वायर। नॉर्मली होता क्या है कि हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होती है, फिर हम उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं तो एडजस्टेड आर स्क्वायर आ जाता है। तो हमेशा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है, और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू कम होती है, सिवाय एक केस है कि अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो तो एडजस्टेड की भी 1 आती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। रिजल्ट्स ड्राइव फ्रॉम सैंपल इज कार्ड। जो रिजल्ट हम सैंपल से ड्राइव करते हैं उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, और जो पॉपुलेशन से ड्राइव करें उन्हें पैरामीटर कहते हैं। पाई डायग्राम आल्सो कॉल्ड सेक्टर डायग्राम। सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें सबसे बेस्ट जो है सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो जियोमेट्रिक मीन है, बट इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। ये मैनेबल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें लॉग लेने पड़ते हैं, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कंपैरेटिवली दूसरे मेथड्स अर्थमेटिक मीन या मीडियंस के टफ है। if observation is if observation in the data is negative, then geometric mean is negative, positive, 0, d indeterminate। यानी कि आपकी अगर वैल्यूज में, अगर आपके डाटे के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है या जीरो है तो फिर आप जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को यूज नहीं कर सकते। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा।
इफ मॉड इज ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन, जब मैंने आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाया सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन वाला, तो मैंने दो तरह की आपको स्क्यूड बताई थी, एक नेगेटिव स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक हो गया, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमारे जो इतनी भी ये तीनों जो सेंट्रल टेंडेंसी हैं वो इक्वल हो जाती हैं। अगर मॉड ग्रेटर हो अर्थमेटिक मीन से तो नेगेटिव आपके पास स्क्यूड होता है, अगर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है मॉड से तो वो पॉजिटिव स्क्यूड होता है। तो यहाँ मॉड ग्रेटर है अर्थमेटिक मीन से, तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अगर आप इनकी डायग्राम्स देखना चाहते हैं तो मेरे वो वीडियो लेक्चर्स आप लाजमी देखें। स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम क्या होता है? मस्ट बी लीनियर नहीं जी, कर्वी लीनियर नहीं, हो भी सकती है नहीं भी, स्टेटिस्टिकल टेस्ट है नहीं जी, ये क्या है? ग्राफ है एक्स एंड वाई का, ठीक हो गया। स्कैटर डायग्राम जो हम रिग्रेशन एनालिसिस में, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। A value that we assume constant in specific condition is called parameter, यानी कि पैरामीटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया है अल्फा सिचियांग की सेकंड चैप्टर से। 14 c is equal to 75 plus 100q is that equation। तो बिहेवियरल इक्वेशन, स्पेसिफिक इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशन, डेफिनेशनल इक्वेशन, तो इसको ये कौन सी है? बिहेवियरल इक्वेशन है। थ्री टाइप्स की हमने इक्वेशंस पढ़ी थी। एक कंडीशनल इक्वेशन थी, कंडीशनल इक्वेशन जो कि किसी मार्केट की इक्विलिब्रियम्स को या किसी खास कंडीशन को शो कर रही होती है, जिस तरह के क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। डेफिनेशनल इक्वेशन जैसे कि ये 15 एमसीक्यूज में दी गई है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जो डिफरेंट टू एक्सप्रेशन होते हैं बट उनके मीनिंग्स क्या हैं? तकरीबन सेम ही है। और बिहेवियरल इक्वेशन में ये होता है कि एक वेरिएबल्स के चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल्स के बिहेव में क्या चेंज आता है, जिस तरह के यहाँ क्वांटिटी के चेंज होने से कॉस्ट चेंज होगी, तो ये क्या है? बिहेवियरल इक्वेशन है। 15 डेफिनेशनल इक्वेशन में बता ही चुका हूँ अभी आपको। 16 एमसीक्यूज है, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर dictates that we choose indicates that we choose a regression line where the sum of square of deviation of point from the lie is minimum। यानी कि लीस्ट स्क्वायर मेथड हमें क्या कहता है कि जो रिग्रेशन लाइन में हमने मेथड अप्लाई किया है, अगर उसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ले लें तो उसका जो वो स्कैटरनेस होती है वो क्या होती है? मिनिमम होती है। इफ रिग्रेशन लाइन इज इक्वल टू 5, यानी कि रिग्रेशन लाइन क्या है? कांस्टेंट है। रिग्रेशन लाइन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक हो गया। तो इट मींस, तो जो आपकी रिग्रेशन है वो सारे का सारा क्या है? एरर है। जब सारे का सारा एरर है तो फिर आपके पास जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट हैं वो क्या होंगे? जीरो होंगे। यानी कि यहाँ आपके पास जो बीटा की वैल्यू है वो क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ये वो क्या कहता है, ये आपका एक्स वेरिएबल है, ये वाई है, जो रिग्रेशन की वैल्यू क्या है वो 5, ये है ये 5। तो इधर कैसी है, क्या होगा? ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, स्लोप तो है ही नहीं इधर, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। हाँ जी, इफ रिग्रेशन लाइन इज इक्वल टू 5, द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज 0। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड रिग्रेसर। इसके डिफरेंट नेम होते हैं, इंडिपेंडेंट के भी डिपेंडेंट के भी। तो जो ये मेरा वीडियो लेक्चर है उसमें ये कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। इफ ऑल द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यू आर सेम, यानी कि जो आपने रिग्रेशन रन की है और जो आपके पास स्कैटर डायग्राम है, एक्चुअल वैल्यूज हैं वो आपस में बराबर है, तो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, तो वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। यानी कि वाई आई माइनस वाई हैड आपस में बराबर है, तो एरर क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। इफ पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम शो नो टेंडेंसी either to increase together or decrease together, the value of r will be। यानी कि आपने स्कैटर डायग्राम बनाई है, उसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा तो इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव है, तो आर स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। जीके है, इसको पढ़ लीजिएगा। who wrote path of Pakistan? खलीकुज़्ज़मान। When Fatima Jinnah joined Muslim League 1939, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। who prepared
Pirpur report Sayyid Mehdi. When Quaid-e-Azam met Gandhi first time, 1916. Rahmat Ali Queen, the name Pakistan is now or never conflict में 1933. इसको एक बार आप गूगल भी कर लिया करें जनरल नॉलेज को, ठीक हो गया, अगर गलती के चांसेस होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.